नमस्कार विद्यार्थियों। ये क्लास सभी के लिए है, मतलब जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। आज हम उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, सामाजिक विज्ञान को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी है। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान जो होता है वो हमारा एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन 9th और 10th क्लास में जो होते हैं उन लोगों के लिए 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में 30 में से 29 नंबर, 28 नंबर वो आपके जो जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है कॉलेज में उस बेस पर मिलते हैं, ठीक है। बची बात हमारे जो 70 नंबर का जो होता है। तो सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में तोड़ा हुआ है वैसे तो, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र प्लस अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जो आपका इतिहास होता है, ठीक है, इतिहास में ज़्यादातर आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जो डेट से रिलेटेड होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आप जो भी किताब पढ़ते हो, एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप उसमें से अपने आप क्वेश्चन कीजिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, ऐसे सभी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन होते हैं अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। अब जो ट्रेंड में आ गया वो थोड़ा सा बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी ट्रेंड में लेकर के आए गए। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप जानते ही हैं कि आपसे सन के बारे में पूछता है और थोड़ा सा अदर चीज़ों के बारे में पूछता है। तो जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो इन सभी से रिलेटेड होते हैं। तो एमसीक्यूज़ में क्या होता है, आप अपनी किताब को जब पढ़ेंगे तो एक लाइन आपने पढ़ी, एक लाइन पढ़ने के बाद में आप उसमें ये देखिए कि कौन सी डेट आपके लिए महत्वपूर्ण लगी। जैसे आपसे बोला गया कि चोरी चोरा की घटना सन 1922 में हुई थी, तो आप इसको नोट कर लेंगे। चोरी चोरा डाला, ठीक है, और यूँ करके 1922 लिख दिया उसके सामने, चोरी चोरा डाल करके यहाँ पर 1922 लिख देंगे, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डेट चाहिए तो फिर पीछे उसका डेट लिख देंगे, बिल्कुल अगर दे रखी हो तो 5 फरवरी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चैप्टर पढ़िए। पहले कोशिश कीजिए कि एक चैप्टर का भी आप थोड़ा सा भाग पढ़ पाएँ। मान लीजिए एक करीबन 15 या 20 लाइन का आप एक पैराग्राफ पर डे पढ़ें। उसमें से आपने जो जो क्वेश्चन छाटे उनको कॉपी पर लिखते चले जाए साइड में। अगर कोई इस तरीके के डेट वाले हैं तो उनको साइड में लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी किताब में अति लघु प्रश्न दिए होते हैं, कुछ आप अपनी तरफ से भी उनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जब मॉडल्स आते हैं तो उसमें मॉडल्स में अति लघु प्रश्न पहले से दिए होते हैं, अति लघु, लघु और दीर्घ, ठीक है। तो अगर आपको पीछे कहीं किसी से मॉडल्स मिल जाएँ पिछले साल के तो उनको प्रीफर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें आपको पहले से क्वेश्चंस बने हुए मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी सारी चीज़ें उसमें बनी हुई मिलेंगी, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बात आती है भूगोल। तो देखिए भूगोल में क्या होता है, भूगोल में भी इसी तरीके से आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। जैसे पूछ लेता है कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ठीक है, ये पठार कहाँ पर है, ये पर्वत कहाँ पर है, नदी कौन कौन सी बहती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इनसे पूछता है। नागरिक शास्त्र के बारे में आप सभी लोग जानते हो, राजनीति के बारे में, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमी के बारे में पूछता है, ठीक है। बाकी का मैंने यहाँ लिखा हुआ मानचित्र, मानचित्र 10 प्रश्न, ठीक है, 10 प्रश्न आते हैं आपके मानचित्र के, वो इससे और इससे रिलेटेड होते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ या आगरा कहाँ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक मैप आता है, ठीक है, इंडिया का मैप। तो सबसे पहले इंडिया का मैप ला करके आप उसमें सबसे पहले जो राज्य हैं उनके नाम याद करेंगे और राज्य की राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने इन चीज़ों को ख़त्म कर लिया तो आपको कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि ये राज्य इस जगह पर होता है, क्योंकि जब आप मैप दिया जाता है, जो हाई स्कूल वाले कैंडिडेट हैं तो उनको इतना तो पता रहना चाहिए कि हमारा ये राज्य यहाँ है और उसकी ये राजधानी है, ठीक है। जिससे आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। जैसे आपसे मैं कहूँ कि गंगा नदी, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उत्तर प्रदेश में भी बहती है और बिहार में भी बहती है, फिर जाकर के बंगाल खाड़ी में भी जाती है। अब वो आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो आप तुरंत उसको उत्तराखंड में कहीं भी दर्शा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका मैप होता है वो खाली होता है, ठीक है। इससे आपको कम से कम इतना तो है ही है कि थोड़ी सी जानकारी तो होगी। अब बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लगाना है तो एग्जैक्ट नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जो मानचित्र आता है वो बिल्कुल खाली आता है, ठीक है। अगर उसमें लाइन्स होती हैं तो अगर हम उसको एग्जैक्ट लगा दें, नहीं तो यूँ ही मतलब उत्तराखंड में कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आइडिया लगा करके साथ बिल्कुल कोने पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से थोड़ा सा ऊपर है तो वहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे भूगोल में होता है, भूगोल में पूछता है कि ये पर्वत कहाँ है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि
सह्याद्री पर्वत कहाँ है, तो पश्चिम की तरफ होता है, ठीक है। मालाबार का तट कहाँ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है, तो उसके लिए आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी नहीं छोड़ सकते। 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 जो होते हैं आधे आधे नंबर के होते हैं, तो 5 नंबर। और देखिए जब भी आप इसका मानचित्र का वर्क करें, ठीक है, तो बाजार में मानचित्र आते हैं, भारत के मानचित्र भी आते हैं, उनको भी आप ला करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं अतिलघु। तो अतिलघु जो प्रश्न होते हैं वो 2 लाइन से ज़्यादा के नहीं होते कहीं भी, ठीक है। 2 लाइन से ज़्यादा का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। लघु की बात करते हैं तो 5 लाइन या 6 लाइन तक ही होता है इसका आंसर, इससे ऊपर नहीं होता, ठीक है। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ तो आप जानते ही हैं, हेडिंग्स डलती हैं, उसके अंदर आप हेडिंग्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। वही काम इन सभी में है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ना डीप से पढ़ना पड़ेगा। बस मैंने आपको बता दिया कि आपको चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है। जैसे आपका एक चैप्टर दे रखा है, आपको मान लीजिए चैप्टर में आपको दे रखे 5 पन्ने, तो आपने पहला पन्ना खोला, ठीक है, फर्स्ट पेज पर गई और फर्स्ट पेज पर जाकर के आपको मिले 10 लाइनें मिल गई, ठीक है। तो 10 में से 5 लाइनें पढ़िए, 5 लाइनों में से जो जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं खुद, पहले उन्हें नोट कर लीजिए, फिर उनको लर्न कीजिए, डे बाय डे अपना लर्न करते जाइए। जैसे ही आपने वो पढ़ा फिर उसके बाद अगली वाली, तो आप जब अगले वाले पर पहुंचेंगे तो पहले पिछले वाले में से जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे उनको रिवाइज कर लीजिए, अगले वाले को पढ़िए, अगले वाले में से जो क्वेश्चंस बने उनको लिख लीजिए, फिर जब अब आप अगले दिन आएंगे तो उनको रिवाइज करके अगला वाला काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सामाजिक का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लिखने की, क्योंकि देखिए दीर्घ प्रश्न जो होता है वो आपको लिख करके ही आता है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे अपने विचारों को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर लिख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं बिना बुक पढ़े सारा कुछ कर दूँगा, नहीं कर पाएंगे आप, इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप NCERT का कोई सा भी बुक जो सामाजिक का हो, जो भी आपके स्कूल में चलता हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या होता है, आपसे मनी के बारे में पूछता है, तो आप इसमें GDP, ठीक है, ग्रोथ, बर्थ यानी कि बर्थ के बारे में, जन्म दर, ठीक है, बर्थ रेट के बारे में, मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर के बारे में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है वो सब बता दिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के जरिए अपने जो आपका विषय है सामाजिक विज्ञान उसके बारे में समझा दिया, क्योंकि मेरा जो विषय है वो तो मेन विषय गणित है और मैं गणित के बारे में बताता हूँ, और दूसरा मेरा जो विषय रहता है वो साइंस रहता है, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बुक होना चाहिए आपके पास, और उसको आपको पर डे पढ़ना है, तो ही आप उस चीज़ के बारे में जानकारी ले पाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।